हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो हमने इस तरीके से नहीं फॉर्म किए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन है उसका आंसर है बस। हमने क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि आपके एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक कवर हैं। इसी तरीके से हर चीज फ्रेम की गई है और आई थिंक आपको ये सीरीज पसंद भी आई होगी। तो देखिए, अब हमने क्लास 11 तो फिनिश कर दी है। क्लास 12 के भी हमने 9 लेक्चर मतलब 9 यूनिट, मतलब पूरे अगर क्लास 11 एंड 12 के मिला के तो 9 यूनिट तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके सिर्फ 4 लेक्चर बचते हैं। यूनिट 10 में 4 चैप्टर हैं, तो 4 लेक्चर में हम इसे फिनिश कर देंगे। तो आज का जो 10th यूनिट है वो है इकोलॉजी। काफी इजी यूनिट है ये, क्योंकि इसमें हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस हैं। तो इसमें 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मतलब एंड पॉपुलेशन। कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब हमारे एनवायरमेंट में इतनी सारी चीजें हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन में क्या रह रहा है वो सारी चीजें। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी किसी को भी टैट के रिगार्डिंग पूरी क्लासेस चाहिए, टीजीटी के रिगार्डिंग कोई क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की ही क्लासेस चाहिए, तो भी आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। तो चलिए अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्पीसीज विद रेफरेंस टू इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। ठीक है, देखो हमेशा ना जब भी कोई चीज पढ़नी है तो जो उसका हेडिंग होता है उसे समझने की कोशिश करनी है कि उसमें बात क्या की गई है। देन गो टू ए नेक्स्ट स्टेप। तो इसे पूछा गया फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि स्पीसीज की फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, जो कि कहाँ मतलब कि एक जगह के बेसिस पे बताया गया है। तो स्पीसीज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा इकोलॉजिकल नेचर। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि पेपर में आपको हर चीज आती ही हो। कई बार आपको चीजों को पहचानना पड़ता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज आती है, इसलिए आती है क्योंकि ये चीज इसके अंदर है। तो इसके बेसिस पे आपको चीजें समझ आती हैं। एनवायरनमेंट हो नहीं सकता, इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, सभी रिलेटेड एक दूसरे के साथ रहती हैं। तो ये आ जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रोइंग इन एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो आपको पता है हमारे अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर है। कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे ठंड ज्यादा है, कहीं पे नॉर्मल रहता है, कहीं पे ईयर वाइज चीजें चेंज हो रही हैं। तो अब वैसे प्लांट जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें हाइग्रोपाइट। ये प्लांट ग्रो वेट कंडीशन, कहाँ पे ग्रो करेंगे, वेट कंडीशन पे ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट भी वाटर कंडीशन पे ग्रो करते हैं। मीजोफाइट हैं जो मिडल में, मतलब दोनों एवरेज चाहिए थे। एपिफाइट्स की बात करें तो प्लांट ग्रो अदर प्लांट। ठीक है, जैसे कि बेले बुले होती हैं, वो सारी एपीफाइट्स के अंदर आती है। देखो हुआ ना, एक क्वेश्चन है हमारे कितने सारे क्वेश्चन का समअप, जो कि आपकी ओवर और पूरे कंसेप्ट को, देखो क्वेश्चन ना सीक्वेंस वाइज है, आप देख लेना। अब चैप्टर पकड़ोगे तो पहले ये चीज है फिर अगली चीज है, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन बनाए गए हैं। So now going to next question, study of ecology of a population। तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं डेमिकोलॉजी। क्या बोलेंगे, डेमिकोलॉजी। इको टाइप की बात करें, रेस रेस मतलब जैसे कि ग्रोथ हो रही है प्लांट्स एंड एनिमल की, ऑक्युपाइड ए पर्टिकुलर एक हैबिटेट ऑक्युपाई करता है। हैबिटेट मतलब एक एरिया रहने का, वो ऑक्युपाई करता है।
फिर आते हैं सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू एनवायरमेंट। फिर ऑटो इकोलॉजी की बात करें, इसमें आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो हमारा राइट आंसर डेमिकोलॉजी। अब देखो ये चीज पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छा फिर से रिवाइज करो, फिर अगले स्टेप पे जाओ। बेशक इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड। तो अब सिंगल स्पीसीज के बारे में तो है नहीं इसमें, तो देखेंगे हम वन बाय वन चीजों को। इकोलॉजी आता है कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट रहते हैं उसके बारे में। लिम्नोलॉजी की बात करें, इनलैंड वाटर में जो रहते हैं वो, लेक, रिजर्वॉयर। ऑटो इकोलॉजी, इसमें आते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में भी क्या। एडेपोलॉजी, तो स्टडी ऑफ ए सॉइल विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारा नन ऑफ दी, क्योंकि अब इनमें से कोई नहीं है। बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी की स्टडी हो रही है तो कहां से ये स्टार्ट है, तो बेसिक यूनिट आ जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या जाता है, ऑर्गेनिज्म। फिर आगे चीजें स्टार्ट होती हैं, कहाँ पे रह रहा है, क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जो 20th सेंचुरी के डार्विन के नाम से फेमस हैं, तो वो आ जाते हैं। पहले हम लीनियस के बारे में डिस्कस करें तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आ जाता है अर्नेस्ट मेयर हैं, जो कि हमने याद रखा होगा अपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में वो चीज पढ़ी थी। डैनियर, यहाँ पे ई आएगा। डैनियर की बात करें, ये आ जाते हैं फाउंडेशन न्यू जर्नल फिजियोलॉजिकल साइंस। ग्रेनेल की बात करें, टर्म नीचीज इन्होंने दी। नीचीज होती है पर्टिकुलर एरिया में क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा, उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन की जाती है। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो एक चीज याद रखनी है, पॉपुलेशन में अगर कोई बर्थ हो रहा है तो हम लोग नेटलिटी बोलेंगे। अगर वहां पे मतलब एक एरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई और ऐड हो रही है स्पीसीज, कहीं और से आ रही है तो उसे इमिग्रेशन बोलेंगे। और अगर उस एरिया में कोई जा रहा है तो एमिग्रेशन, कोई डेथ हो रही है तो मॉर्टेलिटी। तो अगर जैसे कि ये भी दो आते हैं, ठीक है, नेटलिटी इमिग्रेशन भी दो, तो और मॉर्टेलिटी भी दो, इमिग्रेशन भी दो, तो 4 - 4 0। तो यानी अगर दोनों एवरेज करके 0 आता है तो यानी ग्रोथ रेट 0 है। बट अगर एक की भी वैल्यू ज्यादा आती है, मॉर्टेलिटी की ज्यादा आती है तो यानी मर ज्यादा रहे हैं, नेटिलिटी की आती है, एडिशन की ज्यादा आती है तो यानी पैदा ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे करके हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करते हैं, क्योंकि वही होगा ना, सभी चीजें गिनी जाएंगी। तो ये आ जाता है नेटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिपिक फैक्टर। देखो इकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो एक बायोटिक आते हैं, एक बायोटिक आते हैं। बायोटिक लिविंग, जिसमें एनिमल्स वगैरह जो भी हैं सारे आ जाते हैं। एबायोटिक में आते हैं एडिपिक फैक्टर, एक क्लाइमेटिक। एडिपिक फैक्टर सोइल से रिलेटेड, क्योंकि सोइल जैसे ही होगी उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी पता लगेगी। सोइल टाइप स्ट्रक्चर, पीएच, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैवी मेटल कंटेंट। क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एडिपिक फैक्टर क्या आ गया, soil से related. Now, on to the next question. Plant store water in their internal water storage tissue. ऐसे प्लांट जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे पानी कम होता है, वो क्या करते हैं, वो प्लांट अपने अंदर समप मतलब पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो वो क्या आते हैं वो पूछा है, तो देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करें, प्लांट लिव एबंडेंट वाटर में रहते हैं।
जीरोफाइट जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। एपिमिरल की बात करें शॉर्ट वेट सीजन में रहते हैं। सक्कुलेंट जो होते हैं वो रहते हैं आपके जैसे कैक्टस वगैरह। नेक्स्ट आता है बेड रॉक प्रेजेंट इन विच ऑरिजन, किस ऑरिजन में प्रेजेंट होता है। तो देखो सॉइल के ना रीजन होते हैं। टॉप मोस्ट जो रहती है उसमें ह्यूमस होता है, क्योंकि उसी के ऊपर पेड़ पत्ते पौधे सब गिर रहा है और उसकी वजह से वहां पे मॉइस्चर सा क्रिएट होता है, और जो मॉइस्चर सा क्रिएट होता है उसे हम ह्यूमस का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आता है ए जोन, मतलब ए जोन में रह रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है बी ऑरिजन, जिसमें थोड़े थोड़े पत्थर स्टार्ट हो गए। फिर सी ऑरिजन में थोड़े ज्यादा, और नेक्स्ट में तो आर ऑरिजन में ज्यादा बड़े बड़े पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आ जाता है हमारा कौन सा, डी ऑरिजन या आर ऑरिजन। कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में शो किया गया है, तो अपनी चीजों को याद रखना है कि क्या किसके अंदर बोला जाए। नाउ प्लांट फाउंड इन सैंडी सॉइल। देखो हर एक जगह पे हर एक मतलब एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, तभी तो एक जगह पे जो उग रहा होता है वो और दूसरे जगह पे नहीं उगता, राइट। तो प्लांट फाउंड इन सैंडी सॉइल इज कॉल्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे हेलोफाइट्स की, सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। तो सीडोफाइट ये सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं प्लांट। क्रायोफाइट्स ये आइस कोल्ड एरिया में। ऑक्सिलोफाइट ये एसिडिक सॉइल में। देखो ये चैप्टर के क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं जो जनरल पर्पज से, जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीज आती है, उसके बेसिस पे ही हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ विंटर स्लीप ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू रिप्रोडक्शन होती है, तो क्या होता है स्लीपिंग पीरियड आता है जिसमें कि मतलब जो वो बर्थ करते हैं। तो विंटर स्लीप आता है हिबरनेशन, फ्रॉग रेप्टाइल करते हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन आता है समर स्लीप। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है, हम कर देते करेक्ट। तो एस्टिवेशन समर स्लीप, फॉर एग्जाम्पल लंग फिश स्नेल वगैरह। डाइपॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवॉइड करता है जब। एंसिस्टमेंट बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, लोअर प्लांट्स हैं जिसमें ना थिक वॉल डेवलप हो जाती है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। मतलब होता है कि उनके अकॉर्डिंग नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक लेयर डेवलप हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एंसिस्टमेंट। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वीडियो को पॉज करके आपको देखना है कि अच्छा इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, या जैसे मैं बोलती हूँ ना चीजों को उनको साथ साथ पढ़ा करो, तभी तो चीजें आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हैं इसमें। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन, ये तो पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर में डिस्कस किया है, तो आ जाता है डेमोग्राफी। पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। डर्मेटोग्राफी स्टडी ऑफ स्किन। डेंड्रोग्राफी मतलब इसमें आ जाता है जैसे कि ट्री की एज का पता लगता है। ट्री की एज का कैसे पता लगता है, हर सीजन में ना उसमें एक एक लेयर डेवलप होती है, अब उस लेयर के बेसिस पे उसकी एज का पता लगता है। याद रखिएगा हर सीजन में एक एक लेयर डेवलप होती है और उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं, मतलब रिंग ग्रोथ रिंग की वजह से हम पता लगाते हैं कि एज कितनी है प्लांट की, और उसे हम बोलते हैं डेंड्रोग्राफी। डेमोग्राफी, डर्मेटोग्राफी, डेंड्रोग्राफी, ये सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिज्म एक्टिव ड्यूरिंग डस्क पीरियड, डस्क पीरियड में जो एक्टिव रहते हैं, तो सबसे पहले बात करें ऑयल की, एक्टिव ड्यूरिंग डाउन पीरियड, ठीक है, जैसे कि बल्बुलस, ड्यूनल मतलब पूरे दिन में जो एक्टिव होते हैं, बर्ड मैन बटरफ्लाई। वेस्पर्ल की बात करें रैबिट, जो 10 पीरियड में एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल वो जो रात को एक्टिव होते हैं, दिन को नहीं होते। रैट, उल्लू, बैट, कॉकरोच, ये सारे रात को एक्टिव होते हैं और रात को ही मतलब अपनी हरकतें करते हैं, ये बोल सकते हैं। तो जैसे कि उल्लू है, उल्लू अगर मना रात को कहीं उड़ के चला गया तो वो दिन को नहीं देख पाता, वो वहीं रहता है फिर अगले रात तक, फिर वो आगे ग्रो करता है
आगे जाता है, राइट? सो नाउ टर्म इकोलॉजी, यहाँ पे काफी साइंटिस्ट के नाम है। रीचर ने इकोलॉजी की टर्म दी थी, हैकल ने इकोलॉजी को डिफाइन किया था। टर्म, डिफाइन, ये सारी स्टेटमेंट आपके पक्के वाली होनी चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें रेमेडियो मिश्रा, ये है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। रिचर्ड ने क्या दिया था? टर्म इकोलॉजी, और डिस्कवर किया था हैकल ने। और इकोलॉजी के फादर बोला जाता है रेमेडियो मिश्रा, जिसने भी मतलब इंडिया में, मतलब इंडियन की में इकोसिस्टम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में चीजों को एक्सप्लेन किया था। याद रखिएगा चीजों को। नाउ an interaction favor to both the population but not obligatory to either us। मतलब दो पॉपुलेशन साथ में रह रही हैं। आपको पता है अर्थ है, अर्थ में आप अपने आंखों के चारों ओर देख लो, कितनी सारी चीजें हैं। कुछ चीजें आपके लिए अच्छी भी हैं और कुछ चीजें बुरी भी हैं, मतलब हमारे को फायदा भी देती हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाती है, पर रह रही साथ में है। तो इंटरेक्शन जब हो रही है पॉपुलेशन की, बट नॉट ऑब्लिगेटरी टू आइदर अस, तो वो क्या आ जाता है? तो आ जाता है फोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म के अंदर आ जाता है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन में रह रहे हैं। कॉमेंसलिज्म में आ जाता है एसोसिएशन हो रही है टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन विच वन बेनिफिट एंड अदर बेनिफिट और नॉट, मतलब उसका कोई रोल प्ले नहीं। पैरासिटिक तो वही समझ आ गए, पैरासाइट नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब नुकसान पहुंचाने वाले अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले अगर बाहर हैं बॉडी के तो एक्टो पैरासाइट आ गया, अगर अंदर हैं तो एंडो पैरासाइट आ जाते हैं। ये इंटरेक्शन है, देखो म्यूचुअलिज्म है दोनों फायदा देती हैं, कॉमनिज्म है कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, पैरासिटिक है जो एक नुकसान ही पहुंचाएगी। नेक्स्ट, organism capable of a maintain constant body temperature। तो देखते हैं वन बाय वन चीजों को। तो सबसे पहले आता है स्टेनोथर्मल। तो स्टेनोथर्मल की बात करें, टॉलरेट ओनली स्मॉल रेंज, ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चेंज हो तो कर सकता है। होम्योथर्मल आते हैं वार्म ब्लडेड, जिनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उनका सेम रहता है। होमो तभी ह्यूमंस हैं, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनता है। पोक्योथर्मल कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि कृषि से इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अब उन्हें जीना तो है लाइफ में, क्या किया जाए? तो जीने के लिए वो उनकी बॉडी ऐसी बनाई होती है जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर वैसे अंदर का, तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती। कन्फर्म्स की बात करें, कन्फर्म्स ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरमेंट हाईली इन्फ्लुएंस, जो एक्सटर्नल फैक्टर से जब ज्यादा इफेक्ट करता है इंटरनल फैक्टर, तो उसे हम बोलते हैं कन्फर्म्स, नॉर्मल कंडीशन है। Next question is sedimentary sea anemone get attached to the cell lining hermit crab? उसकी सेल लाइनिंग में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो फायदा ही देता है, तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट की बात करें तो एक्टोपैरासाइट अंदर रहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आ जाता है आपका एक्टोपैरासाइट। कॉमेंसलिज्म की बात करें तो कॉमेंसलिज्म अभी हमने किया, वन फायदा देती है, दूसरा देती हुई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमेंसलिज्म आता है टू डिफरेंट स्पीसीज इनहिबिट और डिस्ट्रॉय एंड अनअफेक्टेड। तो सारी स्टेटमेंट्स हो आपको ध्यान में रखना है कि किसके अंदर क्या आता है। नाउ माइकोरहिजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोरहिजा आता है जब म्यूचुअल अट्रैक्शन में चीजें रह रही हैं और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही, ठीक है, फायदा ही दे रही है। और माइकोरहिजा में क्या होता है, फंगस है जो कि हायर प्लांट पाइनस साइकस में ग्रो करती है और उसको प्लांट को और ज्यादा ग्रो करने में मदद करती है, ये आ जाता है माइकोरहिजा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एसोसिएशन बिटवीन
एंटीबायोसिस, बायोटिक तो अलग चीज होगी, ठीक है, बायोटिक तो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन के लिए आ जाता है। बाकी यहाँ पे अगर एक और अगर देखा जाए तो आता है एंटीबायोसिस, एसोसिएशन होती है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म की which adversely affected. Next question is soil transport by the wind. Soil, अब आपको पता है अगर सॉइल में पेड़ ना हो तो वो कैप्चरिंग नहीं होगी उनकी, तो सॉइल विंड के थ्रू चली जाती है इधर से उधर, तो उसे हम क्या बोलते, कौन सी विंड जाती है, एल्बिनाइन सॉइल। फिर सैंडी पार्टिकल होते हैं इसमें, इसलिए हल्की होती है इसलिए उड़ जाती है। कॉनोवेल सॉइल की बात करें, लूज इसमें होती है सेडिमेंट्री डिपॉजिट। फिर बात करें, यहाँ पे फेशियल नहीं आएगा, ग्लेशियल सॉइल, तो ये हायर हिमालय रीजन में पाई जाती है। कहते हैं एल्विलर सॉइल, ये लूज क्ले होती है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड लविंग प्लांट इज कॉल्ड, तो शेडी एरिया में ज्यादा ग्रो करते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिनको ज्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी में भी वो अच्छे से ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेडी लविंग प्लांट। ये क्या बोलते हैं, शेडी लविंग प्लांट। तो सबसे पहले हेलोफाइट्स इतनी बार कर लिया, इंटेंसिफायर्स मिलते हैं। साइयोफाइट्स ये आते हैं पॉपुलेशन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रहते हैं, हाइड्रोप्लांट प्लांट में, एक्वाटिक में, जीरोफाइट ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलन रूल। देखो अलग अलग ने ना अलग अलग रूल्स बनाए थे कि जैसे सिचुएशन होगी उसके मुताबिक एडेप्टेशन जिसमें होगी उसके हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। तो एलन रूल अप्लाइड होता है किसके लिए, मैमल्स जो कोल्ड, देखो जो जिस एरिया में रहता है वो उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि इसे हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब कोल्डर रीजन में जो होते हैं वो थोड़ा अलग डिफरेंट दिखेंगे, जो थोड़े हॉटर रीजन में होते हैं वो अलग 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 सिचुएशन में रहते हैं। तो मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं तो उससे मतलब वो एलन रूल में ये चीज बोली थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, फर्क होता है जैसे फीट चेंज हो जाएंगे, मैं समझा ना कि बिल्कुल पूरा ही चेंज हो गया, उसमें जैसे फीट, ईयर्स, इन सब में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इन सिग्मोइड इज द ग्रोथ पैटर्न एज, देखो ग्रोथ पैटर्न आता है लैग फेज, एक्सपोनेंट एंड स्टेशनरी। एक्सपोनेंट फेज में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ पैटर्न तो ये आ जाएगा हमारा लॉजिस्टिक, right? Now going to the next question. Sunken stomata occurring. Sunken stomata ऐसे प्लांट, मतलब जिसका स्टोमेटा ना बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, ऐसे प्लांट वहां पे ग्रो करते हैं जहां पे पानी की कमी रहती है। तो सोचो किसमें होता है, जीरोफाइट, ठीक है। हाइड्रोफ्लाइट पता ही है पानी में होते हैं, मीजोफाइट मिडल में रहते हैं। तो ऐसे करके आप सीक्वेंस वाइज चीजों को याद रख सकते हैं। तो देखो इसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए, हर चीज में देखिएगा कि यही चीज बाबर अलग अलग जगह पे रिपीट करके पूछी गई होती है, ऐसा नहीं कुछ नया पूछ लिया होगा, यही चीजें पूछी होंगी, तो वो चीजें सारी आपको ध्यान में रखनी है। सो इसके साथ होता है हमारा लेक्चर फिनिश, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। और नोट्स से रिगार्डिंग, क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई गाइडेंस चाहिए, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने